सोचिए, आज के ज़माने का कोई छोटा सा टेक स्टार्टअप हो जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बेचने का लाइसेंस लेकर किसी दूसरे देश जाए। और 150 साल बाद। हाँ, 150 साल बाद वो उस पूरे देश की सरकार, सेना, न्यायपालिका और यहाँ तक कि उसके संविधान का मालिक बन जाए। देखिए, सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना। बिल्कुल लगती है। मतलब आम तौर पर ऐसी चीजें सच नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन असल में हमारे इतिहास में ठीक ऐसा ही हुआ था। तो आज की इस खास चर्चा में, इस गहरे अध्ययन में, हम इसी हैरानघर सफर पर बात करेंगे। सही कहा। और हमारे पास आज जो स्रोत है वो दरअसल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए बहुत ही डिटेल्ड स्लाइड डेक्स हैं। सही पकड़ा। खास तौर पर जो लोग यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, एसएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अक्सर स्टूडेंट्स इन ऐतिहासिक तथ्यों और तारीखों को रटने की कोशिश करते हैं। रट्टा मारते हैं जो कि लंबा नहीं चलता। वही तो आज हमारा उद्देश्य इन स्लाइड्स में दी गई जानकारियों को रटने के बजाय एक कहानी की तरह समझना है, ताकि सभी साल और ट्रिक्स हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को कि आखिर कैसे एक स्टार्टअप ने एक पूरे महाद्वीप का संविधान लिख डाला। ये बहुत ही शानदार सवाल है शुरुआत के लिए। जब हम संविधान जैसा भारी शब्द सुनते हैं तो लगता है बस कानूनी पन्ने होंगे, पर इसके पीछे की कूटनीति बहुत दिलचस्प है। तो चलिए पहली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। तो पहले मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। पहला, संविधान का अर्थ सम यानी समान प्लस विधान यानी कानून। दूसरा पॉइंट, ब्रिटेन का संविधान संविधानों की जननी है, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। और तीसरा पॉइंट, आइसलैंड की संसद दी अल्थिंग विश्व की सबसे पुरानी संसद है। तो अगर इसको आसान भाषा में समझें, संविधान का सीधा सा मतलब है एक ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो राजा हो या रंक। अच्छा। हाँ, और जो दूसरा पॉइंट है ना कि ब्रिटेन का संविधान जनानी है, ये बहुत बार स्टेट पीसीएस और एसएससी में पूछा गया है। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। अंग्रेजों ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, तो जहां भी वो गए उन्होंने अपना ही सिस्टम लागू किया। इसीलिए उनका कानून एक तरह से सभी मॉडर्न संविधानों की मां बन गया। सही बात है। एग्जाम अलर्ट भी है यहाँ पर। और इसको याद रखने की ट्रिक हमने देखी। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया, इसलिए उनका कानून जनानी बन गया। और जो तीसरा फैक्ट था, आइसलैंड वाला। हाँ, दी ऑल थिंग। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रिटेन की संसद सबसे पुरानी होगी, पर असल में आइसलैंड की है। और इसको याद रखने की ट्रिक हमारी स्लाइड में बहुत मजेदार है। दी ऑल थिंग को ऑल थिंग्स से याद रखें, यानी जहां सभी चीजों पर, ऑल थिंग्स पर चर्चा होती हो, वो है सबसे पुरानी संसद। अच्छा, इस फिगर में दिखाया गया एक लाइब्रेरी में स्टैंड पर रखी हुई एक ऐतिहासिक किताब जो संविधान की महत्ता को दर्शाती है। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारत का जो संवैधानिक विकास था वो रातों रात तो हुआ नहीं। बिल्कुल। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के 2 चरणों के बारे में। बुलेट्स है। पहला चरण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1857। दूसरा चरण, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947। विकास की सीढ़ियां, 1757 का प्लासी और 1764 का बक्सर का युद्ध। और एक एग्जाम अलर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। देखिए, ये दो चरण समझना बहुत जरूरी है। 1857 की जो क्रांति थी ना, उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उसके पहले एक प्राइवेट कंपनी राज कर रही थी और उसके बाद सीधे महारानी ने कंट्रोल ले लिया। इसको याद रखने के लिए स्लाइड में ट्रिक्स हैं। ट्रिक 1, रेगुलेटिंग एक्ट से 57 की क्रांति तक कंपनी का राज। ट्रिक 2, क्रांति के बाद सीधे ताज यानी क्राउन का शासन। और जो दो युद्ध हैं, प्लासी और बक्सर, यही वो टर्निंग पॉइंट्स थे जहां एक व्यापारी शासक बन गया। इनके बिना ये संविधान की कहानी शुरू ही नहीं होती। वही ट्रिक है पी और बी। अंग्रेजों की सत्ता के 2 पक्के अक्षर, पी से प्लासी और बी से बुक्सर। और इस फिगर में दिखाया गया है एक तराजू, जिसके एक पल्ले पर कंपनी का झंडा है 1757 और 64 और दूसरे पर ब्रिटिश ताज। ये तराजू बिल्कुल पावर शिफ्ट को दिखाता है। सही कहा। तो अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1600 और 1726 के चार्टर एक्ट की।
बुलेट्स हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार दिया। उस समय भारत पर मुगल शासक अकबर का शासन था। 1726 का चार्टर कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को कानून बनाने का अधिकार। और एग्जाम अलर्ट कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट अकबर था। यूपीएससी और एसएससी में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल। ये अकबर वाला पॉइंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि लोग कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की मुलाकात के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि कंपनी बनी तब जहांगीर था। पर 1600 में जब कंपनी लंदन में बन रही थी तब भारत में अकबर ही गद्दी पर था। अरे हाँ, इसको याद रखने की ट्रिक हमारी स्लाइड में है। अ से अंग्रेज आए यानी 1600 में, और अ से अकबर राजा थे। और चार्टर की ट्रिक भी कितनी बढ़िया है। 15 साल का स्टार्टअप लाइसेंस महारानी से मिला। बिल्कुल। और ये 1726 के चार्टर पे ध्यान दीजिए। 1726 का मतलब है 3 प्रेसिडेंसीज। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। हाँ, इन तीनों को कानून बनाने की, लॉ बनाने की पावर मिल गई। पहले कानून लंदन में बनते थे, अब यहाँ बनने लगे। अच्छा, 1726 इक्वल टू 3 प्रेसिडेंसी, तीनों को लॉ बनाने की पावर। ये बढ़िया ट्रिक है। और इस फिगर में दिखाया गया है एक शाही फरमान जिस पर मोम की मोहर यानी वैक्स सील लगी है, जो स्टार्टअप लाइसेंस को दर्शाती है। लेकिन ये स्टार्टअप बहुत जल्दी अपने रास्ते से भटक गया। प्लासी और बक्सर के बाद इनके हाथ में पैसा और ताकत दोनों आ गए थे। पैसा और पावर आए तो करप्शन आना ही है। और इसी से निपटने के लिए सरकार को लगाम कसनी पड़ी, जो हम देखते हैं स्लाइड 4 में। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। इसके बुलेट्स पढ़ देती हूँ। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। प्रथम थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। मुख्य न्यायाधीश एलाइजा इम्पे और 3 अन्य, चेम्बर्स, लेमाइस्टर, हाइड। एग्जाम अलर्ट प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और पहले मुख्य न्यायाधीश एलाइजा इम्पे। सही। देखिए, ये जो साल है ना 1773, ये यूपी कांस्टेबल और ऐसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार कहा कि ये कंपनी अब बेलगाम हो गई है, इसे रेगुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। बिल्कुल। और गवर्नर को बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया। उसकी ट्रिक भी यहाँ है। हेस्टिंग्स में गवर्नर को जनरल बना दिया। पर एक बात सोचिए, ये बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी। एक कॉर्पोरेट बोर्ड ने भारत में सुप्रीम कोर्ट क्यों खड़ा कर दिया? उन्हें कानून की क्या जरूरत थी? ये सवाल बहुत लोग सोचते हैं। असल में ये कोर्ट भारतीयों को इंसाफ देने के लिए नहीं बना था। कंपनी के अपने ही अधिकारी भारत को लूट रहे थे, तो उन करप्ट ऑफिशियल्स पर शिकंजा कसने के लिए और उन पर नियंत्रण रखने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था। ओह अच्छा, मतलब अपने ही लोगों को सीधा रखने के लिए। इसकी ट्रिक्स लाइन में है। 73 में एक्ट आया, 74 में कोर्ट बना। और मुख्य न्यायाधीश याद रखने की ट्रिक, इम्पे थे सबसे इम्पोर्टेंट यानी चीफ जस्टिस। बाकी 3 थे चेम्बर्स, लेमाइस्टर और हाइड। इस फिगर में दिखाया गया है एक जज का हथौड़ा, जिसे गैवल कहते हैं, और तराजू, जो इस न्यायपालिका की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन ये एक्ट पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में झगड़े होने लगे, तो कानून को और मजबूत करना पड़ा। वहीं जो हम स्लाइड 5 में देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स: द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए, एग्जाम अलर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना 1784 के एक्ट द्वारा हुई। देखिए, जब पुराना एक्ट फेल होने लगा तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सोचा कि एक ही कंपनी दुकान भी चला रही है और राजनीति भी कर रही है, ये कैसे चलेगा? तो उन्होंने काम बांट दिया। हाँ, ड्यूअल गवर्नमेंट ला दी। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1770-73 में उन्होंने बस लगाम लगाई थी उस स्टार्टअप पर 1784 आते आते उन्होंने दुकान चलाने वालों को राजनीति करने वालों से बिल्कुल अलग कर दिया। स्लाइड की ट्रिक कमाल की है। पिट्स ने शासन को 2 पार्ट्स में बांट दिया। सही पकड़ा। और उन 2 पार्ट्स को याद रखने का फंडा और भी क्लियर है। हाँ, डी और सी वाली ट्रिक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डी से दुकान यानी सिर्फ व्यापार, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में सी से कंट्रोल यानी राजनीति और प्रशासन पर कंट्रोल। डी से दुकान
सी से कंट्रोल। ये ट्रिक एग्जाम में बहुत मदद करती है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट से बना, तो 1784 जवाब होना चाहिए। और इस फिगर में दिखाया गया है एक मजबूत तिजोरी जिस पर 2 ताले लगे हैं। ये तिजोरी उस द्वैध शासन को दर्शाती है जहां चाबी 2 अलग लोगों के पास थी। बिल्कुल। अब यहां से कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। अंग्रेजों को भारत को सिर्फ लूटना नहीं था, अब उन्हें यहां अपना सिस्टम लंबा चलाना था। हाँ, और इसी सोच का असर स्लाइड 6 पर दिखता है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1813 के चार्टर अधिनियम की। बुलेट पॉइंट्स हैं। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, केवल चीन और चाय पर एकाधिकार बरकरार, एग्जाम अलर्ट, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान पहली बार 1813 में हुआ। देखिए, 1813 का समय वो था जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति चल रही थी। वहां के दूसरे व्यापारी नाराज थे कि अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत जैसे बड़े बाजार का मजा क्यों ले। अच्छा, इसीलिए उन्होंने कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कंपनी से कहा अब तुम अकेले व्यापार नहीं करोगे, बस चाय और चीन देश के साथ व्यापार तुम्हारा रहेगा। इसकी ट्रिक स्लाइड में लिखी है। 1813 यानी सिर्फ चाय और चीन, बाकी सब छीन, मतलब उनसे सब कुछ छीन लिया गया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात है, क्या उन्हें अचानक से हमारी फिक्र होने लगी थी? अरे नहीं नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को। अंग्रेजों का प्रशासन अब इतना बड़ा हो गया था कि इंग्लैंड से महंगे अंग्रेज अधिकारी बुलाना उनके बजट से बाहर था। अच्छा। तो उन्हें यहाँ पर सस्ते क्लर्क्स चाहिए थे, जो रंग रूप में तो भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज। तो ये 1 लाख का बजट भले काम का हो, पर इसका असली मकसद भारतीयों को क्लर्क बनाना था। ओह, तो बेसिकली ये बाबू कल्चर की शुरुआत थी। बस सही बात है। ट्रिक है 1813 में शिक्षा के लिए 1 लाख के एक नई शुरुआत, और दूसरी ट्रिक 13 में मिशनरीज को भारत में एंट्री मिली। इस फिगर में दिखाया गया है किताबें, एक नक्शा और चाय का प्याला, जो इन तीनों बिंदुओं शिक्षा, मिशनरी और चाय के एकाधिकार को दर्शाते हैं। सही बात है। अब इसके ठीक 20 साल बाद एक और बहुत बड़ा कानून आया जिसने पूरे भारत की तस्वीर बदल दी। वहीं स्लाइड 7 में है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम की। इसके बुलेट्स पढ़ती हूँ। शक्तियों का पूर्ण केंद्रीकरण। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। प्रथम थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 1843 में पूर्ण समाप्ति। प्रथम विधि आयोग यानी लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में। एग्जाम अलर्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल और मैकॉले पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, यहाँ एक शब्द आया है पूर्ण केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मतलब सब कुछ एक ही जगह फोकस कर देना? बिल्कुल। पहले मद्रास और बॉम्बे के पास अपने कानून बनाने की ताकत थी ना। हाँ, 1726 में दी थी उन्हें। वही ताकत 1833 में उनसे वापस छीन ली गई। अंग्रेजों ने तय किया कि पूरे देश के लिए एक ही लॉ बनेगा और वो बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल। अच्छा, तो बंगाल का टाइटल चेंज करके पूरे इंडिया का बना दिया। इसकी ट्रिक स्लाइड में बहुत क्लियर है। 33 में बंगाल से भारत तक बेंटिंग का डंका बजा। और कानून बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी। उसके लिए विधि आयोग यानी लॉ कमीशन बनाया गया, मकौली के अंडर। ट्रिक 33 में मकौली ने लॉ का खाका खींचा। ये लॉ कमीशन आज भी कितना रिलेवेंट है। और ये दास प्रथा वाली बात, हाँ, 1833 में इसको इलीगल डिक्लेयर किया और ठीक 10 साल बाद 1843 में पूरी तरह अबॉलिश कर दिया। ट्रिक भी यही कहती है, 35 में अवैध, 43 में समाप्त, ठीक 10 साल का अंतर। इस फिगर में दिखाया गया है भारत का नक्शा और बीच में एक मोहर से चारों दिशाओं में जाते हुए तीर, जो पावर के उस सेंट्रल पॉइंट को दिखाते हैं, पूर्ण केंद्रीकरण। पर यही केंद्रीकरण उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब आप इतने बड़े देश को एक ही जगह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और स्थानीय लोगों को हिस्सा नहीं देंगे तो गुस्सा भड़केगा ही। और वही गुस्सा 1857 की क्रांति में फूट पड़ा। एकदम सही। तो इसके नतीजे पर आते स्लाइड 8। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम की। इसके बुलेट पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं।
टियर 1 कंपनी राज का अंत, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन। टियर 2 गवर्नर जनरल बना भारत का वाइसरॉय, प्रथम थे लॉर्ड कैनिंग। टियर 3 मुगल सम्राट का पद हमेशा के लिए समाप्त, अंतिम थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। एग्जाम अलर्ट, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसरॉय थे। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को हिला के रख दिया था। उन्हें समझ आ गया कि अब उस स्टार्टअप के हवाले देश नहीं छोड़ा जा सकता। तो महारानी ने सीधा हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। हाँ, बिल्कुल वही टर्म यूज कर सकते हैं। कंपनी खत्म और जो गवर्नर जनरल था उसको सीधा क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव यानी वाइसरॉय बना दिया। इसकी ट्रिक है 1857 के विद्रोह का परिणाम, 1858 में कंपनी का काम तमाम। और वाइसरॉय याद रखने की ट्रिक तो बहुत मजेदार है। कैनिंग कनिंग था, यानी बहुत चतुर था, इसलिए पहला वाइसरॉय बना। कनिंग तभी तो उस बदलाव में टिक गया। और एक चीज हुई, जो मुगल साम्राज्य कई सौ सालों से भारत की पहचान था, उसका ऑफिशियली दी एंड हो गया। स्लाइड की ट्रिक, 1858 के एक्ट ने मुगल शब्द को इतिहास बना दिया। इस फिगर में दिखाया गया है एक चमकता हुआ ब्रिटिश ताज और नीचे टूटता हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो। लेकिन अंग्रेज डर गए थे क्रांति से। उन्हें समझ आ गया था कि जो पावर उन्होंने 1833 में सबसे छीन ली थी वो थोड़ी थोड़ी वापस करनी पड़ेगी। तभी आया स्लाइड 9। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। भारतीयों का प्रवेश। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अध्यादेश और वीटो शक्ति, वाइसरॉय को वीटो और 6 महीने तक वैध अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। विकेंद्रीकरण, कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। एग्जाम अलर्ट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहली बार 1861 में दी गई। देखिए, यह एक्ट उस केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन का बिल्कुल उल्टा था। इसको विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। उन्हें लगा होगा कि अब इंडियंस को भी शामिल करना चाहिए। हाँ, लेकिन दिखावे के लिए। उन्हें पता था कि आगे अगर दोबारा कोई क्रांति हो तो ये भारतीय नेता उस गुस्से को कम करने का काम करेंगे, एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर्स बनेंगे। अच्छा, तभी इन 3 लोगों की एंट्री करवाई। इसको याद रखने की ट्रिक स्लाइड में है। BPD, बी से बनारस, पी से पटियाला और डी से दिनकर राव। BPD इज इक्वल टू 3 भारतीयों की एंट्री। और इसमें 2 चीजें ऐसी हैं जो आज के संविधान में भी हैं। एक तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे आज रक्षा मंत्रालय अलग है, वित्त मंत्रालय अलग है। ये कैनिंग का ही आइडिया था, मिनिस्ट्रीज को बांटने का। इसकी ट्रिक यहाँ लिखी है। कैनिंग ने मंत्रालयों को अलग अलग पोर्टफोलियो में बांट दिया। और दूसरा वो अध्यादेश वाला पॉइंट ना। हाँ, ऑर्डिनेंस। अगर आपातकाल हो और परिषद का सेशन ना चल रहा हो तो वाइसरॉय खुद लॉ बना सकता था, जो 6 महीने तक वैलिड रहता। आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत ये ताकत है और आज भी लिमिट 6 महीने ही है। कमाल है। इसकी ट्रिक है एक साथ में अध्यादेश, 6 महीने की पावर, और इस फिगर में दिखाया गया है 3 शाही पगड़ियां जो उन 3 भारतीयों को दिखाती हैं और एक अध्यादेश का डॉक्यूमेंट। सच में कानून का विकास कैसे वर्तमान से जुड़ता है ये समझ आता है इन सब से। बिल्कुल, यूबी कांस्टेबल हो या स्टेट पीसीएस, ये फैक्ट्स सब जगह आते हैं। चलिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक शॉर्ट वर्बल रिवीजन करते हैं। एक रैपिड फायर खेले। मैं सवाल पूछूंगी और आप फटाफट जवाब दीजिएगा। नेकी और पूछ-पूछ। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 57 की क्रांति के बाद भारत का पहला वाइसरॉय। लॉर्ड कैनिंग। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में डी और सी का क्या फंडा था? डी से दुकान यानी व्यापार देखने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सी से कंट्रोल यानी राजनीति देखने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। परफेक्ट। तो देखिए, जो लोग पुलिस या होमगार्ड एग्जाम्स देंगे उनके लिए सीधे सवाल बनेंगे यहाँ से, जैसे पहला कौन था, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए कब आए, 1600 में मुगल राजा कौन था, अकबर। इन मेमोरी ट्रिक्स से ये मैच द फॉलोइंग वाले सवाल सेकंडों में हल हो जाएंगे। लेकिन फैक्ट्स को रटने के साथ साथ इस क्यों और कैसे को याद रखना चाहिए। इससे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में आंसर की क्वालिटी आती है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे एक मामूली स्टार्टअप ने एक पूरे महाद्वीप पर आके कब्जा जमा लिया। पर जाने से पहले एक आखिरी थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ।
अक्सर हम सुनते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का औद्योगिकरण किया, हमें रेलवे दी, कानून दिए। लेकिन आज के इस विश्लेषण को देखने के बाद जरा सोचिए, क्या ये संवैधानिक विकास सच में हमारे यानी भारतीयों के कल्याण के लिए था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को ज्यादा अच्छे से सिस्टमैटिकली लूटने के लिए बनाया गया एक कानूनी प्रशासनिक जाल था? सोचिएगा जरूर। ये सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है इतिहास को लेकर। बिल्कुल, तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ अपनी इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिए। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, विश्व के सभी संविधानों की जननी, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, किस देश के संविधान को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान को विश्व की सबसे पुरानी और विकसित संवैधानिक प्रणाली माना जाता है, जिसने कई देशों को प्रेरित किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, विश्व की सबसे पुरानी संसद द अल्थिंग किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड की अल्थिंग की स्थापना 930 ईस्वी में हुई थी, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी संसद बनाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मूल रूप से क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल एक राजनीतिक भाषण, ऑप्शन बी लिखित नियमों की किताब जिसे सभी मानते हैं, ऑप्शन सी राजा के आदेशों का संग्रह, ऑप्शन डी केवल धार्मिक नियमों की पुस्तक। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लिखित नियमों की किताब जिसे सभी मानते हैं, क्योंकि संविधान उन बुनियादी नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1599, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1600, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1600। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600, क्योंकि इसी दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, भारत में संवैधानिक विकास की सीढ़ियां किन युद्धों के बाद बनी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पानीपत और हल्दी घाटी, ऑप्शन बी प्लासी 1757 और बक्सर 1764, ऑप्शन सी वांडी वॉश और तालीकोटा। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लासी 1757 और बक्सर 1764, क्योंकि इन युद्धों में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक शक्ति स्थापित की, जिससे संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, 1600 ई के चार्टर द्वारा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार दिया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 25 वर्ष। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 वर्ष, क्योंकि 1600 के शाही चार्टर ने कंपनी को शुरुआत में 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी
और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8। किस चार्टर एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को कानून बनाने का अधिकार मिला? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1600 का चार्टर, ऑप्शन बी 1726 का चार्टर, ऑप्शन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1726 का चार्टर, क्योंकि इस चार्टर ने तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों और उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहला संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि यह ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी बंगाल का गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी भारत का वायसराय, ऑप्शन डी मुख्य आयुक्त। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12। 1773 के एक्ट के तहत किस वर्ष कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1775, ऑप्शन डी 1781। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1774, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान के अनुसार 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13। कलकत्ता में स्थापित प्रथम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर एलिजा इम्पे, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए सर एलिजा इम्पे, क्योंकि 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, चैम्बर्स, लीमेस्टर, हाइड, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, क्योंकि इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनके नाम चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को अलग कर दिया, जिससे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस लिए किया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक मामलों के लिए, ऑप्शन बी व्यापारिक मामलों के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा के लिए,
ऑप्शन डी न्याय व्यवस्था के लिए। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यापारिक मामलों के लिए, क्योंकि इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति दी गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17। राजनैतिक मामलों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इसी एक्ट के तहत राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18। किस चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1793 का चार्टर, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1813 का चार्टर, क्योंकि इस एक्ट में पहली बार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि इसी कानून के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति मिली थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु किन क्षेत्र में एकाधिकार बना रहा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मसाला और रेशम, ऑप्शन बी चाय और चीन के साथ व्यापार, ऑप्शन सी अफीम और नील, ऑप्शन डी सूती वस्त्र और तंबाकू। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी चाय और चीन के साथ व्यापार, क्योंकि एक्ट ने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21। किस एक्ट के द्वारा शक्तियों का पूर्ण केंद्रीकरण करते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23। भारत में दास प्रथा को किस एक्ट के तहत विधि विरुद्ध घोषित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि इसी एक्ट ने भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान बनाए और इसे गैर कानूनी घोषित किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24। दास प्रथा को पूर्णतः किस वर्ष में समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी
1853, ऑप्शन डी 1858। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1843, क्योंकि 1833 के एक्ट के आधार पर 1843 में दास प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत स्थापित प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी सर एलिजा इम्पे, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, क्योंकि भारत के कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए गठित पहले विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर, ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1833 का चार्टर, क्योंकि इसी चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न 27। किस घटना के परिणाम स्वरूप 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और कंपनी राज का अंत हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी 1857 की क्रांति, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1857 की क्रांति, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन संभालने का फैसला किया, जिससे कंपनी शासन समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर किसके हाथों में सौंप दिया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी ब्रिटिश ताज महारानी, ऑप्शन सी भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटिश ताज महारानी, क्योंकि इस अधिनियम ने भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मुख्य आयुक्त, ऑप्शन बी भारत का वायसराय, ऑप्शन सी राज्य सचिव, ऑप्शन डी प्रधान सेनापति। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत का वायसराय, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधि बन गया और उसे वायसराय की उपाधि दी गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबैटन, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और 1858 के अधिनियम के बाद वे पहले वायसराय बने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31। किस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद इस अधिनियम के तहत मुगल शासन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन डी औरंगजेब। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्योंकि उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया
और विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया, जिससे मुगल वंश समाप्त हो गया। प्रश्न 33। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में कितने भारतीयों को मनोनीत किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, क्योंकि 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को परिषद में नामित किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34। निम्नलिखित में से किसे 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में मनोनीत नहीं किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बनारस के राजा, ऑप्शन बी पटियाला के महाराजा, ऑप्शन सी सर दिनकर राव, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान, क्योंकि पहले 3 सदस्यों को 1862 में मनोनीत किया गया था, जबकि सर सैयद अहमद खान को बाद में मनोनीत किया गया। प्रश्न 35। वायसराय को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति पहली बार किस अधिनियम द्वारा दी गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1892 का अधिनियम। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि इस अधिनियम ने वायसराय को आपात स्थिति में विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी अनिश्चितकाल। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह, क्योंकि इस अधिनियम के तहत जारी किए गए अध्यादेश की जीवन अवधि 6 महीने होती थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37। विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, जिसे 1861 के अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38। किस अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39। निम्नलिखित का सही मिलान करें। 1. बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, 2. भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और 3. भारत का प्रथम वायसराय। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1 हेस्टिंग्स, 2 बेंटिंक, 3 कैनिंग, ऑप्शन बी 1 बेंटिंक, 2 हेस्टिंग्स, 3 कैनिंग, ऑप्शन सी 1 कैनिंग, 2 बेंटिंक, 3 हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी 1 हेस्टिंग्स, 2 कैनिंग, 3 बेंटिंक। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 हेस्टिंग्स, 2 बेंटिंक, 3 कैनिंग, क्योंकि वारन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40। भारत के संवैधानिक विकास को मुख्य रूप से कितने चरणों में बांटा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 कंपनी के अंतर्गत और ताज के अंतर्गत, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 कंपनी के अंतर्गत और ताज के अंतर्गत, क्योंकि इसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773-1858 और ब्रिटिश ताज का शासन 1858-1947। ये है इन सभी MCQ की आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी।
एमसीक्यू प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। जरा सोचिए, जिस संविधान ने भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया, उसे बनाने वाले लोगों को भारत की आम जनता ने सीधे तौर पर नहीं चुना था। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यही ऐतिहासिक सच है। एकदम। इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर संविधान को हम एक बनी बनाई मोटी कानूनी किताब मान लेते हैं, लेकिन देखिए, इसके पीछे एक बहुत लंबी और जटिल कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी अंग्रेजों के बनाए गए सख्त कानूनों से शुरू होती है, भारतीयों के लंबे संघर्ष से गुजरती है और अंततः संविधान सभा के एक बहुत ही बारीक मास्टर प्लान तक पहुंचती है। और हमारा आज का ये सत्र विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यानी हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ कुछ तथ्यों को रटवाना नहीं है, हम क्या हुआ इसके साथ साथ क्यों और कैसे हुआ इस पर गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि परीक्षा के भारी दबाव में भी कोई भी पॉइंट दिमाग से ना फिसले। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के पन्नों में चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1892 और 1909 के अधिनियम के बारे में। हाँ, तो अगर हम इस स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स को पढ़ें तो पहला पॉइंट है 1892 का अधिनियम, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव और बजट पर बहस लिखा है। इसकी ट्रिक है, 92 में बिना वोट के बजट पर बोल गए। सही है। और दूसरा पॉइंट है 1909 का अधिनियम, जिसमें लिखा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और अनुपूरक प्रश्न। इसकी ट्रिक है एम से मिंटो, एम से मुस्लिम। और तीसरा बुलेट पॉइंट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वाइसरॉय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय थे। इसकी ट्रिक है सत्य की पहली जीत। तो इन अधिनियमों को समझने के लिए, मतलब इनके पीछे छिपे तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। एकदम। देखिए, 1892 का जो अप्रत्यक्ष चुनाव था ना, वो भारत में लोकतंत्र की पहली बहुत ही धुंधली सी सीढ़ी थी। आम जनता सीधे वोट नहीं डाल रही थी, बल्कि सीमित वर्गों द्वारा कुछ लोगों को चुना जा रहा था। अच्छा। और ये बजट पर बहस वाला मुद्दा, हाँ, उसकी अनुमति का मतलब ये था कि भारतीय सदस्य अब खर्चों पर सवाल तो उठा सकते थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें मतदान करने का यानी वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। समझ गया। लेकिन ये जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, उसको लेकर मेरा एक सवाल है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक क्यों कहा जाता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। दरअसल यहीं से भारत के बंटवारे के बीज बोए गए थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत एक ऐसा नियम बनाया जहां मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। तो इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है। ये तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। भारत को धर्म के आधार पर बांटने की शुरुआत यहीं से हुई थी। और जो हमने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी का नाम लिया, उनका वाइसरॉय की कार्यपालिका में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार प्रशासन के इतने उच्च स्तर पर किसी भारतीय को जगह मिली थी। हाँ, और वो ट्रिक, सत्य की पहली जीत, सिन्हा बने पहले सदस्य। ये ट्रिक विद्यार्थियों को इस पॉइंट को याद रखने में बहुत मदद करेगी। अब 1909 में जो बंटवारे की नींव रखी गई, उसके बाद 1919 में अंग्रेजों ने प्रशासन को कैसे बांटा, ये समझना भी जरूरी। सही कहा। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के बारे में। मैं इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ देता हूं। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। और इसकी ट्रिक है 1919 में प्रांतों के 2 टुकड़े हुए। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार, और ट्रिक है 19 की उम्र में महिलाओं ने पहला वोट दिया। और आखिरी बुलेट पॉइंट है लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन। इस स्लाइड में एक बड़ा दिलचस्प विजुअल भी है। इस चित्र में दिखाया गया है एक तराजू और 1919 की एक किताब। हाँ, इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे शक्तियों को 2 हिस्सों में तौला या बांटा गया। देखिए, ये जो द्वैध शासन या डायरकी है ना, इसका अर्थ है दोहरी शासन व्यवस्था। यानी उन्होंने शक्तियों को पूरी तरह अपने पास ही रखा। दरअसल अंग्रेजों ने प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक थे आरक्षित विषय, जैसे कि वित्त, न्याय और पुलिस, जिन पर सिर्फ ब्रिटिश गवर्नर का नियंत्रण था। और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जो भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, तो द्वैध शासन की तुलना ऐसे की जा सकती है जैसे किसी भारतीय को एक गाड़ी दे दी गई हो,
स्टीयरिंग उसके हाथ में थमा दी गई हो, लेकिन गाड़ी के ब्रेक और पेट्रोल अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए हों। एकदम सही। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वित्त यानी पैसा तो अंग्रेजों के पास आरक्षित था। इसका सीधा मतलब था कि विफलता का दोष भारतीयों पर आए और असली नियंत्रण अंग्रेजों के पास रहे। बिल्कुल। और परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि द्वैध शासन के जनक लियोनस कर्टिस थे और लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। इन नामों को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये काफी बार पूछे जाते हैं। अब जब 1919 का ये प्रांतों का प्रयोग विफल हुआ और भारतीयों ने इस दिखावे वाले शासन का विरोध किया, तो अंग्रेजों को 1935 में एक बहुत बड़ा कानून पेश करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मिनी संविधान की नींव के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स में पढ़ती हूँ। पहला, प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र यानी सेंटर में लागू। इसकी ट्रिक है, 35 में द्वैध शासन प्रांत से उठकर केंद्र में बैठ गया। सही है। दूसरा पॉइंट, म्यांमार यानी बर्मा 1937 में भारत से अलग। और ट्रिक है, 35 का नियम, 37 में बर्मा बाहर। तीसरा बुलेट पॉइंट, आरबीआई और संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना। देखिए, इस 1935 के अधिनियम को मिनी संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक विशाल और विस्तृत कानूनी ढांचा था। परीक्षा के नजरिए से याद रखें कि इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इस 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। इस स्लाइड में एक विजुअल भी है जहां एक किताब, कुछ सिक्के और एक नक्शा दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है कि सिक्के आरबीआई के गठन को दर्शाते हैं और नक्शा बर्मा के भारत से अलग होने का प्रतीक है। बिल्कुल। वैसे अगर आरबीआई इस अधिनियम के तहत बना तो यूपी कांस्टेबल एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि उसके पहले गवर्नर कौन थे। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। उसका सही उत्तर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इनका नाम याद रखना जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब तक हमने अंग्रेजों के कानूनों को देखा, लेकिन भारत के लिए जो संविधान बनने वाला था उसके स्वरूप को समझने के लिए जानना होगा कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे लिखित बनाम अलिखित संविधान के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, लिखित संविधान जैसे अमेरिका, भारत। दूसरा, अलिखित संविधान जैसे इंग्लैंड। लिखित संविधान की ट्रिक है, लिखने में समय लगता है, जैसे भारत को लगा। और तीसरा बुलेट पॉइंट है, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं और शब्दों के आधार पर मोनाको का है। पर ये जो अलिखित शब्द है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना? हाँ, विद्यार्थियों को यहाँ भ्रमित नहीं होना चाहिए। अलिखित का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ कुछ भी कागज पर लिखा हुआ नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वहाँ कोई एक सिंगल सर्वोच्च किताब नहीं है जो एक निश्चित तारीख पर बैठकर तैयार की गई हो। अच्छा, यानी अलग-अलग कानून मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। इंग्लैंड में संसद के कानून, अदालतों के फैसले और पुरानी परंपराएं मिलकर संविधान का काम करती हैं। वहीं लिखित संविधान एक स्पष्ट रूल बुक होती है। और एग्जाम के लिए इसमें से कौन से फैक्ट सबसे महत्वपूर्ण हैं? 3 फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जो 1789 में बना। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का है, 1889 में। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का है। इस चीज को समझने के लिए हम इस चित्र को भी देख सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है एक शाही ताज, जो पारंपरिक परंपराओं और अलिखित संविधान की तरह है, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। और दूसरी तरफ एक पंख और स्याही है, जो एक स्पष्ट रूल बुक या लिखित संविधान को दर्शाती है। सही एनालॉजी है। अब लिखित संविधान के बारे में जानने के बाद सवाल उठता है कि भारतीयों ने खुद का संविधान बनाने की मांग आखिर शुरू कब की? तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे 1895 से 1934 तक के सफर के बारे में। चलिए इसके बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। 1895 तिलक स्वराज विधेयक, 1922 गांधी यंग इंडिया, 1928 मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, 1931 सरदार पटेल और 1934 एमएन रॉय पहली औपचारिक मांग। यहाँ जो फ्लोचार्ट दिखाया गया है ये बहुत क्लियर है। इस फ्लोचार्ट को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो शुरुआत 1895 में तिलक जी के स्वराज के विचार से होती है।
फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट में पहली बार एक वास्तविक ढांचा तैयार करने की कोशिश की जाती है। और ये जो 1934 वाला पॉइंट है, हाँ, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यही है, 1934 और एम.एन. रॉय का नाम। विद्यार्थी इस कीवर्ड औपचारिक यानी फॉर्मल को जरूर ध्यान में रखें। मैं यही पूछने वाला था कि परीक्षा में सबसे ज्यादा यही प्रश्न क्यों आता है कि पहली औपचारिक मांग किसने की? एम.एन. रॉय की मांग तिलक या गांधी जी की मांग से अलग कैसे थी? देखिए, क्योंकि तिलक या गांधी जी की मांग एक वैचारिक आह्वान था, आजादी की एक आम इच्छा थी। लेकिन एम.एन. रॉय ने स्पष्ट रूप से एक संविधान सभा के गठन का ब्लूप्रिंट मांगा था। उन्होंने सिर्फ आजादी का नारा नहीं दिया, उन्होंने टेक्निकल ढांचा मांगा कि एक चुनी हुई संस्था होनी चाहिए। ओह, इसलिए इसे फॉर्मल मांग कहते हैं। अब जब भारतीयों ने औपचारिक मांग की तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव दिए जिन्हें भारतीयों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। तो चलिए देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रस्ताव और भारतीय विरोध के बारे में। इसके बुलेट पॉइंट्स में पहला है अगस्त प्रस्ताव 1940, दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, पवनार आश्रम, और तीसरा है क्रिप्स मिशन मार्च 1942। उसमें कटे हुए और रिजेक्टेड दस्तावेज पड़े हुए हैं। हाँ, इस चित्र में दिखाया गया है कि भारतीय अब किसी भी आधे अधूरे वादे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ 1942 के क्रिप्स मिशन का संदर्भ बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज उसमें बुरी तरह फंसे हुए थे। वो चाहते थे कि भारतीय युद्ध में उनका साथ दें और इसके बदले में युद्ध समाप्त होने के बाद वो भारत को संविधान बनाने का अधिकार देंगे। अच्छा, तभी गांधी जी ने एक बहुत मशहूर बात कही थी। परीक्षार्थियों, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी उत्तर दिनांकित चेक। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अंग्रेज भविष्य का वादा कर रहे थे, उस बैंक का चेक दे रहे थे जो बैंक खुद ही डूबने की कगार पर था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य। ये यूपी कांस्टेबल परीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखें। बिल्कुल। अब क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब दिखावे से काम नहीं चलेगा। आखिरकार उन्होंने एक ठोस मास्टर प्लान भेजा। हाँ, तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान सभा के मास्टर प्लान के बारे में। बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। गठन ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली द्वारा 1946 में। सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टाफर्ड क्रिप्स। और तीसरा पॉइंट, रिपोर्ट जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का नियम था। इस स्लाइड का जो टेबल और मैप विजुअल है वो काफी क्लियर है। इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पीएससी की टीम ने मास्टर प्लान बनाया। ये पीएससी वाली ट्रिक बहुत काम की है। पी से पैथिक, ए से अलेक्जेंडर, सी से क्रिप्स। एकदम सही। जब एग्जाम में 4 नाम देकर पूछते हैं कि इनमें से कौन सदस्य नहीं था, तो ये पीएससी ट्रिक बहुत मदद करती है। और ये जो 10 लाख की जनसंख्या वाला नियम है, इसकी ट्रिक है कि एक सीट की कीमत 10 लाख हिंदुस्तानी। इस पर जोर देना जरूरी है। यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे, जो उस समय भारत सचिव भी थे। ये काफी शक्तिशाली पद था उस समय। हाँ, तो अब 10 लाख पर एक सीट के फॉर्मूले के बाद कुल 389 सीटें तय हुई। लेकिन ये सीटें बनती कैसे गईं, ये समझना जरूरी है। चलिए इसे देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कुल 389 सदस्यों के विभाजन के बारे में। बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रांत 292 निर्वाचन से, देशी रियासतें 93 मनोनीत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 निर्वाचन से, और चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका गणित थोड़ा समझा दीजिए। बहुत आसान है। 292 सदस्य उन प्रांतों से आए जहां अंग्रेजों का सीधा राज था। 93 सदस्य उन रियासतों से आए जहां राजा महाराजाओं का राज था। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए। अगर हम 292, 93 और 4 को जोड़ते हैं तो कुल संख्या 389 बनती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सीधा हिसाब है। और इनकी ट्रिक भी अच्छी है। अंग्रेजों के 11 राज्यों से 292 और ABCD यानी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। पर इसमें एक टर्म है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और अप्रत्यक्ष चुनाव। ये दोनों टर्म्स यूपी एग्जाम का सीधा सवाल बनते हैं। अप्रत्यक्ष तो समझ आता है कि आम जनता ने सीधे वोट नहीं किया, पर ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? देखिए, इसको आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्मल चुनाव में हम किसी एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, राइट?
लेकिन इस प्रणाली में मतदाता एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाता है। वो बताता है कि मेरी पहली पसंद ए है, दूसरी बी है। अगर पहली पसंद वाला उम्मीदवार बाहर हो जाता है तो वोट बेकार नहीं जाता, वो दूसरी पसंद वाले को ट्रांसफर या संक्रमित हो जाता है। अच्छा, तभी इसे ट्रांसफरेबल कहते हैं। बिल्कुल। और सीटें बढ़ने के बाद जुलाई 1946 में चुनाव का समय आया। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जुलाई 1946 के चुनाव के बारे में, जिसमें 296 सीटें थीं। बुलेट पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। केवल 296 सीटों पर चुनाव क्योंकि देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। परिणाम थे कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8, अन्य 7। व्यस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ और महात्मा गांधी तथा जिन्ना ने भाग नहीं लिया। इस स्लाइड में जो इलेक्शन टैली बोर्ड का चित्र है, इस चित्र में दिखाया गया है कि कांग्रेस की डबल सेंचुरी और लीग 73 पर आउट। ये ट्रिक एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है। पर एक निष्पक्ष तथ्य जो परीक्षा में आता है वो ये कि ये चुनाव वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित नहीं था। मतलब सबको वोट देने का हक नहीं था, सिर्फ 10% लोग ही वोट कर पाए थे। और सबसे बड़े नेता गांधी जी और जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और मैं ये भी जोड़ दूं कि जो 93 रियासतों के राजा थे, उन्होंने खुद को इस चुनाव से दूर रखा। राजाओं ने चुनाव से खुद को दूर रखा, इसलिए सिर्फ 296 सीटों पर ही चुनाव हुए। सही पॉइंट है। अब चुनाव परिणामों के बाद ये देखना रोचक है कि इस ऐतिहासिक सभा में कौन-कौन से प्रमुख चेहरे शामिल हुए। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान सभा में प्रमुख चेहरे के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं: वर्ग प्रतिनिधित्व में 15 महिलाएं, 26 SC, 33 ST। प्रथम एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथनी। डॉक्टर BR अंबेडकर का चुनाव पहले पूर्वी बंगाल, फिर बॉम्बे या पुणे से। विद्यार्थी इन संख्याओं को जरूर याद कर लें। 15 महिलाएं, 26 अनुसूचित जाति और 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य। और फ्रैंक एंथनी जो पहले एंग्लो इंडियन थे, उनका नाम भी। पर मेरा एक सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? पहले तो वो बंगाल से चुने गए थे ना? हाँ, देखिए हुआ क्या था कि विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जहां से वो चुने गए थे। तो वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, पर संविधान निर्माण के लिए उनका होना बहुत जरूरी था। ओह, तो इसलिए सीट खाली करवाई गई। बिल्कुल। MR जयकर ने पुणे सीट से त्यागपत्र दिया ताकि अंबेडकर जी उपचुनाव जीतकर वापस सभा में आ सकें। ये सच में एक बहुत बड़ा बलिदान था संविधान के लिए। हाँ, तो चलिए अब जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि विद्यार्थियों को सब याद रहे। 1909 का पृथक चुनाव, 1919 का द्वैध शासन, 1935 का मिनी संविधान, 1934 में MN रॉय की पहली औपचारिक मांग। और कैबिनेट मिशन की पैक टीम और 389 सीटों का वो पूरा गणित। बिल्कुल। यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न ऐसे ही बनेंगे जैसे कैबिनेट मिशन भारत कब आया, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, द्वैध शासन के जनक कौन थे। इन्हें अच्छे से दिमाग में बिठा लें। ये रिवीजन बहुत मददगार साबित होगा। लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री पर आधारित एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ और सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। सीधे संविधान बनाने वालों को चुनती तो क्या चुनाव के परिणाम और संविधान का स्वरूप आज कुछ अलग होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में हम कवर करेंगे ब्रिटिश कालीन अधिनियम, विश्व संविधान और मांग, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा, और अंत में संपूर्ण उत्तर कुंजी। चलिए पहले सेक्शन की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश कालीन अधिनियम। इसमें हम प्रश्न 1 से 12 तक हल करेंगे। प्रश्न 1, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुए और बजट पर बहस की अनुमति मिली? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1892, क्योंकि इसी अधिनियम ने ये दोनों महत्वपूर्ण प्रावधान पेश किए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, मुस्लिमों के लिए
पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1892 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो, क्योंकि इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत के लिए जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, सांप्रदायिक निर्वाचन कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबैटन, ऑप्शन डी लियोनस कर्टियस। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, क्योंकि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी M.N. रॉय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट द्वारा मिला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1892 का एक्ट, ऑप्शन बी 1909 का एक्ट, ऑप्शन सी 1919 का एक्ट, ऑप्शन डी 1935 का एक्ट। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919 का एक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919, क्योंकि इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसका गठन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, द्वैध शासन के जनक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सर रॉस बार्कर, ऑप्शन बी लियोनस कर्टियस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोनस कर्टियस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में इसे किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, म्यांमार बर्मा को भारत से किस वर्ष अलग किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1946। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1937, क्योंकि ये 1935 के अधिनियम का ही एक परिणाम था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन 1946। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, किस अधिनियम को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है जिसमें कुल 321 अनुच्छेद थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम,
ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, क्योंकि अपने विशाल आकार के कारण इसे यह दर्जा मिला। अब हम दूसरे सेक्शन में आ गए हैं, विश्व संविधान और मांग। इसमें हम प्रश्न 13 से 24 तक हल करेंगे। प्रश्न 13, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, इनमें से किस देश का संविधान अलिखित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंग्लैंड, क्योंकि इसका संविधान परंपराओं पर आधारित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, अनुच्छेदों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश ने 1889 में लागू किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी म्यांमार। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, 1922 में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में संविधान की मांग उठाई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी मराठा। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी यंग इंडिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पेश की थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1934। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, 1934 में संविधान सभा की सबसे पहली औपचारिक मांग किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी सरदार पटेल। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी एम.एन. रॉय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा लाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी पवनार आश्रम, ऑप्शन डी वर्धा। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी पवनार आश्रम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, गांधी जी ने किस मिशन को उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज किया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव,
ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन। और अब हम अपने अंतिम सेक्शन पर हैं, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। इसमें हम प्रश्न 25 से लेकर 40 तक हल करेंगे। प्रश्न 25, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भेजा गया कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 अगस्त 1940, ऑप्शन बी 24 मार्च 1946, ऑप्शन सी 16 मई 1946, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 मार्च 1946। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस, क्योंकि वो उस समय भारत सचिव भी थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 15 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 292, ऑप्शन बी 296, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 565। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 389। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, इन 389 सदस्यों में से देशी रियासतों द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाने थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 292, ऑप्शन डी 4। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 93 सदस्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 93। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 सदस्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, संविधान सभा में चुनाव किस रूप से हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी केवल मनोनयन, ऑप्शन डी लॉटरी सिस्टम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33, जुलाई 1946 के चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए हुए थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 296, ऑप्शन सी 292, ऑप्शन डी 93। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 296, क्योंकि 93 सीटें मनोनीत थीं, इसलिए चुनाव केवल 296 सीटों के लिए हुए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, इन चुनावों में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 208, ऑप्शन डी 296। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 208। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, 1946 के संविधान सभा चुनावों में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलीं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 208। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 73 सीटें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36, इनमें से किन 2 प्रमुख नेताओं ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नेहरू और पटेल,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी अंबेडकर और एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी तिलक और गोखले। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 33। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 15। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38। संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए M.R. जयकर, ऑप्शन बी फ्रैंक एंथनी, ऑप्शन सी H.C. मुखर्जी, ऑप्शन डी जॉन मथाई। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रैंक एंथनी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39। डॉक्टर B.R. अंबेडकर पहली बार संविधान सभा के लिए कहां से चुने गए थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी पूर्वी बंगाल, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी बंगाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40। विभाजन के बाद पुणे सीट से किसने त्यागपत्र दिया जिससे डॉक्टर अंबेडकर उपचुनाव में विजयी हुए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फ्रैंक एंथनी, ऑप्शन बी M.R. जयकर, ऑप्शन सी B.N. राव, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी M.R. जयकर। ये हैं इन सभी MCQ की आंसर की जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। MCQ प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। कल्पना कीजिए कि किसी को लगभग 30 करोड़ लोगों के भाग्य का दस्तावेज लिखना हो, यानी एक पूरे आजाद राष्ट्र का संविधान अपने हाथों से लिखना हो। और जब इस ऐतिहासिक काम के लिए उनसे उनकी फीस पूछी जाए तो वो व्यक्ति विनम्रता से कहे कि उसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी शर्त है। हाँ, और शर्त ये थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम लिखा होना चाहिए। देखिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की बिल्कुल सच्ची कहानी है। उन्होंने अपने हाथों से भारत के मूल संविधान को एक बहुत ही सुंदर इटैलिक शैली में लिखा था। सही बात है। ये जो सेवा भाव था ना, इसने इस दस्तावेज को सिर्फ एक कानूनी किताब से ऊपर उठाकर यानी एक राष्ट्र की धड़कन बना दिया। तो इस महान दस्तावेज के निर्माण की पूरी कहानी को आज के इस गहन विश्लेषण में हम खोलने वाले हैं। खास तौर पर जो अभ्यर्थी यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चर्चा एक मास्टर क्लास होने वाली है। बिल्कुल सही कहा। आज इस क्लासरूम वाली चर्चा में हम एक एक करके स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। हर तथ्य के पीछे का क्या और क्यों समझाया जाएगा, और सबसे जरूरी बात, याद रखने की कुछ बहुत ही लाजवाब मेमोरी ट्रिक्स भी दी जाएंगी ताकि परीक्षा में बैठते ही जवाब दिमाग में क्लिक कर जाए। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी हुई। इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान सभा और अंतरिम सरकार का उदय के बारे में। इसके मेन पॉइंट्स है कैबिनेट मिशन 2 सितंबर 1946, संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 और तीसरा पॉइंट कुल 12 अधिवेशन। अच्छा, 12 अधिवेशन। पर छात्रों को ये डेट्स याद कैसे रहेंगी? इसकी कोई ट्रिक है क्या? हाँ, देखिए, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। 2 सितंबर को ऐसे याद रखें कि 2 लोग मिले, एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ भारतीय, और दोनों ने मिलकर अंतरिम सरकार बना ली। और दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है, तो साल के अंत में गुलामी का अंत हुआ और संविधान सभा बन गई। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उससे 12 अधिवेशन याद रखे जा सकते हैं। एकदम सही पकड़ा। और परीक्षा के लिए एक एग्जाम अलर्ट भी है यहाँ। अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों के मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये सवाल अक्सर आता है। जरूर, पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। वैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का एक प्रापत्र दिखाया गया है, पर 12 अधिवेशन क्यों लगे? मतलब क्या आपस में सहमत होना इतना मुश्किल था? देखिए, इसको सिर्फ बहस नहीं कह सकते, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक विमर्श था। हमारा देश इतना विविध है, अलग अलग धर्म, भाषाएं, जातियां, तो
निर्माताओं को यह तय करना था कि किसी भी कमजोर वर्ग का अधिकार ना छूट जाए, इसीलिए इतना समय लगा। समझ गया, हर एक पहलू पर चर्चा जरूरी थी। तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो उन शुरुआती बैठकों के बारे में। 9 दिसंबर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा, 11 दिसंबर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष, और 13 दिसंबर नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये 3 डेट्स तो बहुत ही पास हैं, 9, 11 और 13। इनको दिमाग में कैसे फिट करें? इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। देखिए, 9 तारीख को जो अध्यक्ष बने वो नौसिखिए थे, मतलब सिर्फ अस्थायी या टेम्पररी थे। फिर 11 तारीख में 2 बार 1 आता है, तो 1 और 1 11 होकर वो स्थायी रूप से मजबूत हो गए, यानी स्थायी अध्यक्ष मिल गए। क्या बात है! 1 और 1 11 और 13 दिसंबर का क्या लॉजिक है? 13 के लिए याद रखिए, 13 मेरा सब भूलकर देश का उद्देश्य तय किया गया। इसीलिए 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया, और एग्जाम अलर्ट ये है कि नेहरू का यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। और एक और छोटी सी बात, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। तो नींव तो रख दी गई थी, इमारत बनने ही वाली थी कि जमीन का ही बंटवारा हो गया, यानी विभाजन की आंधी आ गई। सही कहा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे विभाजन और स्वतंत्रता, यानी माउंटबैटन योजना के बारे में। और इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे एक नक्शा बीच से टूट रहा है, जो इस विभाजन का प्रतीक है। बिल्कुल। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं: 3 जून 1947 माउंटबैटन योजना, 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत। अब इसकी ट्रिक देखिए। 3 जून को देश के 3 टुकड़े हुए, एक भारत, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। और आजादी की डेट्स के लिए भी कोई अंग्रेजी अल्फाबेट वाली ट्रिक थी ना? हाँ, ABCD में P पहले आता है, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, और I बाद में आता है तो इंडिया 15 अगस्त को। और यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दिया था, पर मांग जिन्ना ने की थी। ट्रिक ये है कि जिन्ना ने जो मांगा वो वहाँ के गवर्नर बन गए। वाह! अब जब देश आजाद हो गया तो पहली सरकार बनाना जरूरी था। अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल भाग 1 और 2 के बारे में। मैं टेबल के पहले हिस्से के नाम पढ़ती हूँ। नेहरू प्रधानमंत्री, पटेल गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री और मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री। अच्छा, अब इनको याद रखने की निंजा टेक्निक बताता हूं। नेहरू जी के लिए जो लाल है वही देश का मुखिया है। पटेल जी के लिए एक सरदार ही घर यानी गृह मंत्रालय संभालता है। प्रसाद जी के लिए प्रसाद खाद्य पदार्थ होता है, और मौलाना आजाद के लिए कलम से शिक्षा मिलती है। बहुत बढ़िया। अब बचे हुए नाम देखते हैं। अंबेडकर विधि मंत्री, षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री, जॉन मथाई रेलवे मंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री। इनके लिए भी मेरे पास फंडा है। अंबेडकर जी तो संविधान निर्माता हैं, तो वही विधि यानी कानून के ज्ञाता होंगे। चेट्टी या सेठ जी के पास ही वित्त यानी पैसा होता है। मथाई के लिए रेलवे ट्रैक को मत कर ही ट्रेन चलती है, और जगजीवन जी के लिए जग में जीवन के लिए श्रम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। पर एग्जाम अलर्ट, ध्यान रखें, राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एकमात्र महिला थी पहले मंत्रिमंडल में, और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। इसकी ट्रिक है, जिसके पास बल है वही देश की रक्षा करेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंत्रालयों का बंटवारा उनके नाम और व्यक्तित्व से कितना मेल खाता है। जैसे पटेल जी ने देश को जोड़ने का यानी घर बनाने का काम किया। खैर, अब सरकार तो बन गई, लेकिन संविधान लिखने का बड़ा काम अभी बाकी था। उसके लिए समितियां बनी होंगी। हाँ, और इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख समितियां और अध्यक्ष के बारे में। पॉइंट्स है: संघ समिति नेहरू, प्रांतीय समिति पटेल और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र या संघ का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, प्रांतियों को जोड़ने वाले पटेल थे, और सभा का संचालन तो अध्यक्ष ही करेगा ना, जो प्रसाद जी थे। एकदम पॉइंट पर हैं आप। एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। अब इसके बाद सबसे मेन समिति आती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रारूप समिति
या ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। और इस फिगर में दिखाया गया है एक नीला ब्लूप्रिंट और एक चश्मा, जो दर्शाता है कि ये काम कितना बारीक और सूक्ष्म था। प्रारूप समिति एक चीफ आर्किटेक्ट की तरह थी। बिल्कुल, उसने कच्चे माल को पक्के नक्शे में बदला। इसके पॉइंट्स हैं: गठन 29 अगस्त 1947, 7 सदस्य और प्रमुख नाम अल्लादी कृष्णस्वामी, के.एम. मुंशी, एन. गोपालास्वामी। तो इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि आज़ादी के ठीक 14 दिन बाद 29 अगस्त को सीरियस काम शुरू हुआ। 7 सदस्य थे क्योंकि उन्हें 7 दिन काम करना था, और नाम के लिए कृष्णा, गोपाल और मुंशी जी ने मिलकर ड्राफ्ट बनाया। सही बात है। अब नक्शे का कानूनी ड्राफ्ट तो तैयार हो गया था, पर उसको एक आर्ट फॉर्म देना, एक भौतिक रूप देना भी बचा था। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान के शिल्पकार और सुलेखक के बारे में, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, बुलेट पॉइंट्स है: अंग्रेजी प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हिंदी प्रति वसंत कृष्ण वैद्या और चित्रांकन नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ट्रिक सिंपल है, रायजादा जी ने प्रेम से लिखा, वैद्य जी ने वसंत की तरह खिलाया और नंद और राम ने मिलकर पन्नों को सजाया। सच में रायजादा जी ने कोई फीस नहीं ली, बस अपना नाम लिखने की शर्त रखी। ये सेवा भावी तो है जो हमारे संविधान को इतना महान बनाता है। और राष्ट्रीय पहचान के कुछ प्रतीक भी तो थे। बिल्कुल। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाने की तिथियों के बारे में। पॉइंट्स देखिए: राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, गान और गीत 24 जनवरी 1950 और चिन्ह यानी अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950। यह एक छोटा सा डाउट है, झंडा आजादी से पहले ही क्यों अपना लिया गया जबकि राष्ट्रगान 50 तक रुका रहा? देखिए, एक नए आजाद होने वाले देश को उड़ने के लिए झंडे की सबसे पहले जरूरत थी, इसीलिए उसको 1 महीने पहले अपना लिया। लेकिन राष्ट्रगान और चिन्ह का सीधा कनेक्शन गणतंत्र यानी रिपब्लिक बनने से है, इसीलिए उन्हें संविधान लागू होने की ठीक पहले या उसी दिन अपनाया गया। समझ गया, ये बहुत लॉजिकल है। अब हम उस मंजिल पर आ गए हैं जहां सदियों की मेहनत रंग लाई। जी, इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान को अंगीकार करने के बारे में। पॉइंट्स हैं: समय लगा 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि 26 नवंबर को हम सभी 26/11 की तरह याद रखें, संविधान दिवस, और 284 सदस्यों को ऐसे सोचें कि इतने महान लोगों ने एक साथ मोहर लगाई। सही कहा। और पहला हस्ताक्षर पीएम नेहरू ने किया और आखिरी हस्ताक्षर तब के होने वाले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने किया। अब इसकी खूबियों की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। और इस स्लाइड में दिए गए फिगर में एक तराजू दिखाया गया है। ये शायद संतुलन दिखा रहा है ना? बिल्कुल, संतुलन ही इसकी पहचान है। पॉइंट्स हैं: मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यानी देश बढ़ा, जरूरतें बढ़ी, तो संविधान के पन्ने भी बढ़ गए। इसे हम एक लिविंग ट्री या जीवित वृक्ष कह सकते हैं, जिसकी जड़ें 395 अनुच्छेदों जितनी गहरी हैं, पर नए पत्ते यानी संशोधन उगते रहते हैं। क्या खूबसूरत उपमा दी है आपने। और यही इसकी प्रकृति है, यानी मध्यम मार्ग। ना तो ये अमेरिका जैसा एकदम कठोर है और ना ही ब्रिटेन जैसा एकदम लचीला। एक परफेक्ट बैलेंस है। तो क्लासरूम डिस्कशन यहाँ पूरा होता है। अब थोड़ा रिवीजन हो जाए। बिल्कुल, तेजी से रिवाइज करते हैं। बैठकें 9, 11 और 13 दिसंबर को हुई। समय लगा 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन और हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284। जो यूपी कांस्टेबल या होमगार्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए सीधे सवाल आएंगे, जैसे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। या पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? अमृत कौर। अगर ये ट्रिक्स और कहानियां ध्यान में रहेंगी तो उत्तर वहां ठीक सामने चमक उठेगा। एकदम सही। और दोस्तों, इस क्लास को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार हम आपके लिए छोड़ना चाहते हैं। देखिए, हम उन 284 लोगों को तो याद रखते हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन जरा सोचिए उन करोड़ों आम नागरिकों के बारे में जिनके अधिकारों और भविष्य का पूरा नक्शा उस एक दस्तावेज ने तय कर दिया था। सही बात है। आज का हमारा भारत उसी ब्लूप्रिंट का एक जीता जागता रूप है। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा,
कि क्या आज हम एक समाज के रूप में उन आदर्शों पर खरे उतर रहे हैं जो संविधान में लिखे गए थे? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर चिंतन करना बनता है। तो इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी पूरी रखिए और अगले डीप डाइव में मिलते हैं। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज के इस अभ्यास सत्र में हम इन विषयों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। अंतरिम सरकार और सभा, संविधान सभा की कार्यवाही, विभाजन और स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, प्रारूप और प्रमुख समितियां, और संविधान निर्माण एवं तथ्य। पहला खंड, अंतरिम सरकार और सभा। प्रश्न 1, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किस प्रस्ताव पर किया गया था? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी वेविल योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, क्योंकि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष वायसराय थे तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा खंड, संविधान सभा की कार्यवाही। प्रश्न 3, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। आपके पास हैं 3 सेकेंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11, क्योंकि संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, संविधान सभा की प्रथम ऐतिहासिक बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी बी.आर. अंबेडकर। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश किया था? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी
22 जनवरी 1947, क्योंकि इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा खंड, विभाजन और स्वतंत्रता। प्रश्न 9, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात किस योजना में कही गई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, क्योंकि भारत विभाजन का प्रावधान माउंटबेटन योजना में था, जिसे 3 जून योजना भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, क्योंकि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेविल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चौथा खंड, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। प्रश्न 12, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी जगजीवन राम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी आर.के. षणमुखम चेट्टी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री का पद किसने संभाला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जॉन मथाई, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन सी आर.के. षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन डी लियाकत अली। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी आर.के. षणमुखम चेट्टी, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी जिन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, जॉन मथाई को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग मिला था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रेलवे एवं परिवहन, ऑप्शन डी विधि कानून। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी
रेलवे एवं परिवहन, क्योंकि जॉन मथाई को पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। पांचवा खंड, प्रारूप और प्रमुख समितियां। प्रश्न 18, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन डी JB कृपलानी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति दोनों के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू संघ से संबंधित प्रमुख समितियों संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, तदर्थ झंडा समिति एडहॉक फ्लैग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि झंडा समिति के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, क्योंकि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7, क्योंकि प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी KM मुंशी, क्योंकि KM मुंशी प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। छठा खंड, संविधान निर्माण एवं तथ्य। प्रश्न 24, भारतीय संविधान की अंग्रेजी प्रति के सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी राम मनोहर सिन्हा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि संविधान की मूल अंग्रेजी प्रति को सुंदर इटैलिक अक्षरों में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, संविधान के पन्नों का चित्रांकन आर्ट किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन बी वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी BN राव। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, क्योंकि संविधान के पन्नों की कलाकृति शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी
22 जुलाई 1947, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकृत किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1952। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, क्योंकि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को किस दिन अपनाया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 माह और 15 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 9 माह और 12 दिन। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, क्योंकि संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने किए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 208। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 284, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33, संविधान पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2019। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2015, क्योंकि 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स थीं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 8,
क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 420। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 395, क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37, वर्तमान संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 22, क्योंकि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्रिटेन की तरह लचीली, ऑप्शन बी अमेरिका की तरह कठोर, ऑप्शन सी अंशतः कठोर और अंशतः लचीली, मध्य मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी अंशतः कठोर और अंशतः लचीली मध्य मार्ग, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत लचीली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन डी जॉन मथाई। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए जगजीवन राम, क्योंकि बाबू जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40, संविधान की हिंदी प्रति के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायणन रायजादा, ऑप्शन बी वसंत कृष्ण वैद्य, ऑप्शन सी राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी वसंत कृष्ण वैद्य, क्योंकि संविधान की मूल हिंदी प्रति का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। ये हैं इन सभी MCQs की आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। MCQ प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है।